देखिए, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्विलाई का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था और हमने देखा था कि एल्विलाई में कौन कौन सी मेम्ब्रेन है और उन तीनों को मिलाने से हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनी, जिससे गैसेस एक्सचेंज होगा। अब ये सारी चीजें हमें पता है लंग्स के अंदर है, और लंग्स कहाँ पर है? लंग्स है हमारे थोरेसिक चैम्बर के अंदर। लंग्स का जो आउटर सरफेस है वो रिब्स के साथ स्ट्राइक कर सकता है, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये दो लेयर की बनी होगी और इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, इसको बोला जाएगा प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड करता क्या है? दिस प्लूरल फ्लूइड reduce the friction on lungs surface। ये लंग्स के सरफेस पे जो फ्रिक्शन है उसको कम करने का काम करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा लंग्स हमारे पास वन पेयर है, राइट लंग्स और लेफ्ट। लेफ्ट लंग में एक डिप्रेशन पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम कार्डियक नॉच। तो हम लिख सकते हैं ये ऑन लेफ्ट लंग there is an depression called cardiac notch। लेफ्ट लंग में एक डिप्रेशन है जिसे कार्डियक नॉच बोलते हैं, NOTCH। ये जो कार्डियक नॉच है इसके साथ ही हार्ट अटैच रहता है। विद दिस कार्डियक नॉच ह्यूमन हार्ट इज अटैच्ड। इस कार्डियक नोच के साथ ह्यूमन हार्ट जो है वो अटैच रहता है। ठीक है जी, तो ये हमने बात कर ली लंग्स के बारे में। एक पॉइंट हम नोट करके और समझ लेते हैं। जो हमने ब्रोंकाई पढ़े हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, ये सारे ब्रोंकाई मिलके इनको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। तो नोट करके ये पॉइंट लिख देते हैं। दी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी bronchi and bronchioles form bronchial ट्री। ये सब मिलके ब्रोंकियल ट्री की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। तो अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमने लंग्स के स्ट्रक्चर को पूरा पढ़ लिया है। अब जो प्रोसेस है, दो प्रोसेस है यहाँ पे, एक होगा ब्रीदिंग और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब हम सबसे पहले ब्रीदिंग को समझेंगे। स्टेप्स हमने लिख लिए थे, तो पहला स्टेप होगा ब्रीदिंग। हेडिंग देंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में दो चीजें आती हैं, एक आता है इनहेलेशन और दूसरा आता है एक्सहेलेशन। इट इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। देखिए, इनहेलेशन की पहले बात करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनहेलेशन। इनहेलेशन को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। इसका मतलब होता है इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक
एयर, एटमॉस्फेरिक एयर को इन करना, इनटेक करना, ये कहलाएगा इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन में कौन कौन से जो मसल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के टाइम पर या इनहेलेशन के दौरान एक तो आपका फ्रेनिक मसल और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड फ्रेनिक मसल आर इन्वॉल्व। अब देखें ये मसल होते कहाँ पर हैं उसकी बात करते हैं, कहाँ ये मसल देखे जाते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और फ्रेनिक मसल, इनकी लोकेशन क्या है। तो देखिए, जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये हम लंग्स का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ये एक लंग हो गया। अब इसमें रिब्स रहेंगी इसके ऊपर, ये इस तरह से हो गए रिब्स, ठीक है, ये रिब्स हो गई, ये हो गई रिब्स। दो रिब्स को जो मसल बाहर से जोड़ के रखता है, मतलब आउटर साइड पे इस तरह से एक मसल देखा जाएगा, ये जो रिब्स को कनेक्ट कर रहा है, ये बाहर की तरफ है मसल, जो रिब्स को ऊपर से जोड़ेगा, ये रिब्स को कनेक्ट करके रखता है मसल। इस मसल को जो रिब्स को कनेक्ट करके रख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब यदि आपसे पूछता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ देखा जाता है, तो आप लिखेंगे फाउंड बिटवीन दी रिब्स। ये रिब्स के बीच में पाया जाता है और ये करता क्या है, दे कनेक्ट दी, दे कनेक्ट दी रिब्स सुपरफिशियली। ये रिब्स को बाहर से जोड़ता है सुपरफिशियली, ठीक है, तो ऊपर से रिब्स को जोड़ के रखेगा ये। अब एक चीज देखो आप, जैसे रिब्स को ना, इसने दो रिब्स है और इसको ऊपर मसल पाया जा रहा है, जब इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक डायग्राम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे एक तो ये रिब हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, ये दो रिब्स हो गई, ध्यान से समझिएगा इसको, ये समझ में आ गया तो आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। ये रिब्स हो गई और इस पे ऐसे देखो, ये ऊपर से इस तरह से है, मतलब ये जो कर्व दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि बाहर की तरफ है ये, ऐसे अंदर नहीं है। अगर मैं यूं बनाता नीचे तो ये अंदर हो जाता है मसल, ये बाहर की तरफ मसल है, ऊपर से कनेक्ट है। अब देखो, अब यदि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये मसल बाहर की तरफ आएगा ना, ऊपर की तरफ उठेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा ना, ऊपर की तरफ खींचेगा यूं। तो जब ये ऊपर खींचेगा तो ये वाले
जो रिब्स हैं ये भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो रिब्स का मूवमेंट ऊपर होगा। रिब्स जब अपवर्ड उठेंगे, ऊपर की तरफ उठ जाएंगे जब रिब्स, तो लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? ये डायग्राम क्लियर है ना? देखो दोबारा चलते हैं उसी पॉइंट पे। देखिए यस यदि हम, सर। हाँ अब मेरी बात सुने ध्यान से। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हो गए आपकी दोनों रिब्स हो गई, और ये रिब्स ये हो गई मान लीजिए लंग सरफेस हमारी, ये लंग्स वाला पार्ट हो गया अंदर। ये रिब्स जो है इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होगी इस तरह से, इसके ऊपर ऐसे रहेगा फ्रेनिक मसल, ये ऐसे कनेक्शन है। जब फ्रेनिक मसल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरह से मूव करेगा। जब ये इस तरह से मूव करेगा तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अरे जाएगा या नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, तो ऊपर जाएगा ना ये। तो जब ये ऊपर उठेगा, यस सर। हाँ अब जब ये ऊपर उठेगा तो क्या ये जो हमारे दोनों रिब्स हैं ये भी ऊपर की तरफ नहीं उठेंगे ऐसे? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस तो सर। जैसे ही ये ऊपर की तरफ उठेंगे तो क्या यहाँ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा लंग्स का? लंग्स वैसे बाहर की तरफ खींचेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। यस तो ये हो यस गया, सर। इस तरह से होता सर। है कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गई बात ये? यस सर। हाँ, जीत गए आप लोग, जीत गए, बहुत बढ़िया। यस सर। यस सर। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गई। तो आगे बात करते हैं हम लोग, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया ये। इस मसल्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि भाई जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये रिब्स के ऊपर देखी जाती है, उसको कनेक्ट करके रखती है, सुपरफिशियली अटैच रहती है, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिब्स को ऊपर की तरफ मूव कर देगा, ऊपर की तरफ और आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो पहला मसल हमने समझ लिया, जिसकी लोकेशन हमने समझी है, वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अभी हम मसल की लोकेशन समझ रहे हैं, मैकेनिज्म को अभी देखेंगे, ठीक है? और मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, आपको ये समझ में आ गया तो आपको मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा लोअर साइड में हमने बताया था आपको डायफ्राम देखा जाता है, तो ये है यहाँ पर डोम शेप डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ठीक है? अब देखो डायफ्राम जो रिब केज होता है ना, जो लास्ट का थोरेसिक या हम बोलेंगे जो हमारा ये वाला पार्ट है, वर्टिबल कॉलम वाला पार्ट है, उसके साथ डायफ्राम अटैच रहेगा। वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम जानते हो आप लोग? तो वर्टिबल कॉलम के साथ डायफ्राम अटैच रहेगा। जैसे मैं इसकी बात कर लूं, ये बोन होगा ये पीछे, या यहाँ पर भी बोन रहेगी, रिब केज, रिब्स वगैरह रहेंगे। तो डायफ्राम रिब केज के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो रिब केज के साथ डायफ्राम जिससे जुड़ा हुआ है उस मसल को बोलते हैं हम फ्रेनिक मसल। अब बात बिल्कुल सिंपल है, जब इस ये फ्रेनिक मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि जब ये मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम ऐसे नीचे की तरफ आएगा यूं, यानी कि डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, और जब डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये बात देखो कैसे समझाते हैं इस बात को, इस बात को देखिए, यहाँ समझे। देखिए अब जरा, देखो जैसे ना ये जो हाथ है इसको मान लीजिए आप डायफ्राम है, और डायफ्राम इस तरह से है, डोम शेप ऐसे है। अब इस डायफ्राम के पास ये हो गया फ्रेनिक मसल, इस तरह से अटैच है, यहाँ पर रहेगा, जो इस पोर्शन से रिब से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक फ्रेनिक मसल यहाँ रहेगा,
यहाँ रहेगा यू जो रे से जुड़ा हुआ है। अब देखो जरा, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन कुछ ऐसे होगा ना इसमें, जैसे ये मसल है, इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होगा, तो ये यहाँ से मसल क्या होगा, इस तरफ खींचेगा। जब ये ऐसे खींचेगा तो डायफ्राम ऐसे होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और तो क्या होगा, बिल्कुल डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा फ्रेनिक मसल में, देखो ये फ्रेनिक मसल ऐसे अटैच है, मसल ऐसे खींचेगी, तो डायफ्राम जो है वो इस तरह से मूव करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, और कैसे हो गया, एकदम फ्लैट हो गया। पहले ये दिखाई दे रहा था ना आपको, यहाँ वाला पोर्शन डायफ्राम ने ऑक्यूपाई कर रखा था, अब इतना वॉल्यूम धीरे 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 क्या हो गया, खत्म हो गया, बढ़ गया वॉल्यूम। तो डायफ्राम ने, जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा या जब फ्रेनिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है? यस सर। शाबाश, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. बस बस, ज्यादा शोर नहीं। तो ये हो गया आपका फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की फंक्शनिंग हमने समझ ली। ये कहाँ देखे जाते हैं फ्रेनिक मसल, लोकेशन देखोगे यदि, फाउंड बिटवीन डायफ्राम एंड, ये डायफ्राम में, और कहाँ देखे जाएंगे, फाउंड बिटवीन डायफ्राम एंड रिब केज। रिब केज या लिख देते हैं, सबसे अच्छा तो ये लिखते हैं थोरेसिक केज के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, और सेम इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये आगे की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने इनहेलेशन में दो तरह के मसल इन्वॉल्व हैं, एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा है फ्रेनिक मसल। अब हम इनहेलेशन का मैकेनिज्म देखते हैं कि इनहेलेशन किस तरह से होता है। ये सारे पॉइंट आप नोट करें, फिर हम इनहेलेशन के मैकेनिज्म को समझते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म, एक अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, या सॉरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, एयर कैसे इनहेल की जाएगी उस चीज को जरा हम समझते हैं। तो देखिए सिंपल है इसमें, अब मसल की क्योंकि फंक्शनिंग और लोकेशन क्लियर हो गई है तो हम बहुत ही आसानी से इनहेलेशन को समझ लेंगे। इनहेलेशन में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, ड्यूरिंग inhalation ribs move upward and outward due to contraction in external intercostal muscle। अब आपके माइंड में वो पीछे वाला डायग्राम होना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड मूव कर जाएगी। रिब्स यदि अपवर्ड आउटवर्ड मूव करेगी तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, हैंस इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम इनसाइड लंग्स, वॉल्यूम इनसाइड लंग्स। उसके बाद क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है,
फ्रेनिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, और ये किस वजह से करता है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन फ्रेनिक मसल। फ्रेनिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायफ्राम डाउनवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है। और इससे भी क्या होता है? हेंस इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। अब एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। अब लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका प्रेशर ज्यादा है, तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी। तो हम लिख सकते हैं दी प्रेशर इज मोर इन एटमॉस्फेयर, hence air move from atmosphere into lungs। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ गई। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमने समझ लिया इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन जैसे हुआ है ठीक इससे ऑपोजिट क्या होगा? एक्सहेलेशन होगा। जैसे इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मसल्स का, एक्सहेलेशन में रिलैक्सेशन होगा। तो रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा? जब मसल रिलैक्स करेंगे, मसल में रिलैक्सेशन होगा, तो वॉल्यूम जो है वो लंग्स के अंदर का बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा। लंग्स के अंदर का वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा एक्सहेलेशन के टाइम पे। तो एयर जो है वो, यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर प्रेशर कम है, तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि एयर एक्सहेल हो जाएगी। तो इनहेलेशन का बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा एक्सहेलेशन। तो आज हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने इनहेलेशन को पूरा डिटेल में समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सहेलेशन के बारे में भी कुछ पॉइंट लिख लेंगे। तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में।